Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the problem of potential barrier and we will find out the Schrödinger wave equation for it और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन इस किस्म के प्रॉब्लम में पार्टिकल्स की होती है। तो ऐसे रीजन्स जिसमें से पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल, फोटोइलेक्ट्रॉन्स ये सब जो हैं या तो स्टॉप हो जाते हैं या डिसेलरेट होते हैं कुछ रीजन्स में से गुजरते हुए। तो क्यों होता है ये सारा कुछ? इट इज ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस किस्म के रीजन्स जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं चार्ज पार्टिकल्स पर या फोटोइलेक्ट्रॉन्स पर, उनको हम पोटेंशियल बैरियर्स कहते हैं। क्लासिकली इस किस्म के जितने भी आपके पास पोटेंशियल बैरियर्स होते हैं उसमें से जब कोई पार्टिकल गुजरता है तो क्या होता है कि अम, अगर तो टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की ज़्यादा होगी हाइट ऑफ द बैरियर से, तो फिर क्या होगा कि जो पार्टिकल की एनर्जी है इट विल बी, वो पार्टिकल उसमें से गुजर जाएगा। लेकिन अगर उसकी एनर्जी पार्टिकल की इनसफिशिएंट है टू सरमाउंट द बैरियर, तो फिर क्या होगा? वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा जैसे ही वो बैरियर तक पहुंचेगा और वापस आ जाएगा। तो क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर होता है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ओपेक वॉल। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी लेस है, लेस देन द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है, वो भी गुजर सकते हैं, उनका पैसेज भी पॉसिबल है और इस किस्म के फिनोमेना को हम टनलिंग कहते हैं या टनल इफेक्ट कहते हैं। तो यूजुअली ऐसे भी होता है कि वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो बैरियर हाइट से, तो समटाइम्स वो भी बैरियर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएँ और ना गुज़र सकें, आगे ना जा सकें, ट्रांसमिशन ना हो सके उनकी। तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी जो है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल है कि अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें, तो वो ये है कि जैसे अगर आपके पास एक बॉल है और आप बॉल को एक वॉल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो मोस्ट क्लासिकली आपके सामने चांसेस क्या है कि बॉल जो है रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी। लेकिन अ, क्वांटम मैकेनिकली हियर आर द चांसेस कि बॉल विल पास थ्रू द वॉल। बॉल जो है वो वॉल में से गुजर कर तो चले जाएगी। ये चांसेस भी जी पॉसिबल हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर है और हम देखते हैं कि किस तरह से कोई पार्टिकल जो है वो इसमें से गुजरने वाला है। ये हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट हम कुछ h ले लेते हैं और उसकी जो विड्थ है वो a है और हम जो इसमें पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है दैट इज v नॉट। अगर पोटेंशियल के हिसाब से इसकी हाइट देखी जाए तो वो v नॉट है। तो 3 रीजन्स हमारे पास बनते हैं। एक रीजन वो जहाँ पर जिसको फ्री रीजन कहते हैं, जहाँ पर इसकी जो विड्थ 0 से a से कम है, लाइक x इज़ लेस देन 0 है। सेकंड रीजन में हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर मौजूद है व्हिच इज़ अ स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है 0 से लेके a तक वेरी कर रही है और यहाँ पर जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ v नॉट। ए से आगे जहाँ पर रीजन x इज ग्रेटर देन ए है वो रीजन 3 है और वहाँ पर अगेन हमारे पास कोई पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये भी एक पोटेंशियल फ्री रीजन है। हम देखते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आएगा वो रीजन 1 में से गुजरेगा तो रीजन 1 में उसके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही हैं और वो फ्रीली मूव कर रहा है। रीजन 2 में जैसे ही वो एंटर होता है उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल की रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई होती हैं और फाइनली उसकी जो मूवमेंट है वो अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल कुछ चेंज हो जाती है, यानी वो स्लो डाउन हो जाता है और थर्ड रीजन में फिर जैसे ही वो एंटर होता है तो वो दोबारा से एक फ्री मूवमेंट के साथ मूव करना शुरू कर देता है क्योंकि अब फिर उसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें फिर हमारे पास 3 तरह के वेव फंक्शंस होंगे, एक इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्टेड होगा और ट्रांसमिटेड होगा। तो अब हमने कंसीडर किया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि इसमें इंसिडेंट हो गया है और वो ट्रांसमिट हो रहा है रीजन 2 से रीजन 3 की तरफ और ये जो वॉल है, यहाँ पर जब वो पार्टिकल आएगा तो कुछ उसका हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ चांसेस ये हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसके अंदर जो वो मूव कर रहा है, तो यहाँ से जब इस रीजन में जाएगा तो कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ जो है वो अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब जो ट्रांसमिट हुआ है वो फर्दर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा थर्ड रीजन में से क्योंकि इसके सामने कोई बाउंड्री नहीं है जिससे उसने टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होना। तो रीजन 3 में सिर्फ ट्रांसमिटेड पोर्शन आएगा, रीजन 1 में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रीजन आएगा और रीजन 2 में ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड रीजन आएगा। तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो चार्ज पार्टिकल के एम्पलीट्यूड और फेज को किस तरीके से चेंज कर सकती हैं। तो हम ये कहते हैं कि आफ्टर द एनकाउंटर विद द बैरियर द ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन अंडरगोज ओनली अ चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो ट्रांसमिटेड वाला है उसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आएगी और उसमें कुछ फेज शिफ्ट भी आ सकती है।
और जो रिलेटिव चेंज है एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट की वो किस तरीके से आएगी, हमें उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और एक्स रीजन 1 में आप देखें पोटेंशियल 0 है, रीजन 2 में 0 से a में पोटेंशियल v नॉट है, और रीजन 3 में जहाँ x इज ग्रेटर देन a है रीजन पोटेंशियल अगेन 0 है। तो ये पोटेंशियल जो है ये रिपल्सिव है एंड इट डज नॉट सपोर्ट द बाउंड स्टेट। तो हमारे पास दो तरह के केसेस जो हैं वो आ जाते हैं। पहला केस वो होगा जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन वी नॉट, दूसरा केस वो होगा जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी लेस देन वी नॉट। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगा कि पार्टिकल जब अप्रोच करेगा इस बैरियर को, यानी कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है और रीजन 1 में है, तो उसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 2 me बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल। रीजन 2 में जब वो जाएगा तो उसका जो मोमेंटम है वो कुछ कम हो जाएगा एंड इट विल बी स्लो डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ v नॉट, और उसका मोमेंटम हो जाएगा 2 me माइनस v नॉट। रीजन 3 में अब पार्टिकल अगेन एक फ्री रीजन में आ गया है और इस जगह पर भी इसका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा और वो एक्सेलरेट होगा पार्टिकल, तो वो होगा 2 me अंडर रूट के बराबर, क्योंकि अब इस रीजन में भी कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिंस द पार्टिकल हैज इनफ एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर, पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो इसी वजह से अब कोई पार्टिकल भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। ये सब कुछ क्लासिकल मैकेनिकली है, हम कह रहे हैं कि हर जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं रीजन 1 से रीजन 2 में, 2 से 3 में चले जाएंगे, यानी ट्रांसमिट हो जाएंगे, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि जो वेव फंक्शन है वो ऑसिलेटरी पैटर्न को डिस्प्ले करता है सब रीजन्स में, और उसका जो एम्पलीट्यूड है हर दफ़ा रिड्यूस होता है जैसे वो एक नए रीजन में जाता है। और यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन के चांसेस भी होंगे हर रीजन में, रीजन 1 में भी और रीजन 2 में, ऑल तो रीजन 3 में कोई रिफ्लेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अब हम रीजन 1 में देखते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या सूरत हाल है। तो फ्री रीजन है पहला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वी नॉट 0 है, तो जो इक्वेशन है इट विल टेक द फॉर्म डी 2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 me ओवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर है 2 me ओवर एच कट स्क्वायर, इसको हम k1 स्क्वायर का नाम दे रहे हैं। और फाइनली जब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं दैट इज द ट्रैवलिंग वेव सोल्यूशन, दैट इज a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x एंड b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1x। यहाँ पर ये जो a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x है, ये आपके पास इंसिडेंट पार्ट है, और माइनस आयोटा k1x वाला पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट्स है, क्योंकि इसमें वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। और कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, ये इस बाउंड्री वॉल से हुआ है जिसके बाद इन्होंने रीजन 2 में जाना था। ये जो वॉल है यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हुई है। अब हम रीजन 2 की बात कर लेते हैं, दैट इज विद इन द बैरियर 0 से a के दरमियान में। तो जो पार्टिकल है इट इज विद इन द बैरियर इन दिस रीजन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है विद इन द बैरियर v नॉट है आपके पास पोटेंशियल, तो इक्वेशन b आपके पास 2 me ओवर एच पर स्क्वायर e माइनस v नॉट की फॉर्म में आ जाएगी। ये 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट जो है ये कहलाएगा k2 स्क्वायर अब हमारे पास, और इसका ट्रैवलिंग वेव सोल्यूशन बन जाएगा सी एक्सपोनेंशियल आयोटा k2x प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2x, जिसमें k2x जो है हमारे पास ट्रांसमिटेड कंपोनेंट होगा और डी वाला जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा, यानी सी आयोटा k2x पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और डी वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है। थर्ड रीजन को जब देखते हैं तो पार्टिकल इज फ्री अगेन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अब 2 me ओवर एच कट स्क्वायर ही आएगा, v क्योंकि 0 है, ये भी k1 के बराबर आ जाता है, और इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x और f e माइनस f एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1x। अब यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ ट्रांसमिशन होगी, उसके आगे फर्दर कोई बैरियर या कोई वॉल नहीं है कि ये वापस आए, तो इसलिए हम इस ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है इसको जो है ना हम निगलेक्ट कर देते हैं पार्ट को। हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के लिए कोई बैरियर नहीं है जहाँ से रिफ्लेक्ट हो सके इस रीजन में, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें ट्रांसमिटेड कंपोनेंट जो है वेव का वो लेंगे। तो फाइनली जो वेव फंक्शन है दैट विल ऑसिलेट, देन इट विल डिके एंड देन इट विल ऑसिलेट अगेन, यानी इस रीजन में ये ऑसिलेट करेगा, इस रीजन में ये डिके होगा और इसमें से दोबारा से ऑसिलेट करेगा। तो ये हमारे पास केस बनेगा और इसको हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट पार्ट है, बी वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट है, देन सी वाला आपके पास अगेन
ट्रांसमिटेड पार्ट है, डी वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट है और ई वाला जो है ट्रांसमिटेड पार्ट है। अब हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना चाहें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हमें लेना होगा बी बाई ए, दैट विल गिव अस रिफ्लेक्शन, और ट्रांसमिशन के लिए हमें लेना होगा जी ई बाई ए। फाइनली ई आपके पास वो ट्रैवलिंग वेव का कंपोनेंट है जो ट्रांसमिट हो गया है। इसके सेंटर में जहाँ डिके हो रहा है उसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं। हम कंटिन्यूटी कंडीशंस लगाते हैं तो वो हमें हम ये कहते हैं कि ये जो वेव फंक्शंस हैं दे मस्ट बी कंटीन्यूअस एट द वॉल्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। इन कंडीशंस को लगाते हैं। आमतौर पर जो भी कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं वो वॉल्स पर लगाई जाती हैं। x इज इक्वल टू 0 पर psi1 शुड बी इक्वल टू psi2, तो a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 0 प्लस b माइनस आयोटा k1 0, और इसी तरह c और d आ जाएगा तो a प्लस b विल बी इक्वल टू c प्लस d, क्योंकि x सारे 0 हो गए। अब हम इनके डेरिवेटिव्स लेते हैं और फिर कंडीशन लगाते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बनेगा इससे a आयोटा k1 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 x, और इसके लिए माइनस आयोटा k1 आ जाएगा तो माइनस b वाला कंपोनेंट बनेगा, फिर c वाला आयोटा k2 के साथ होगा और d वाला माइनस आयोटा k2 के साथ। तो आयोटा k1 a माइनस b विल बी इक्वल टू आयोटा k2 c माइनस d, क्योंकि 0 वाले कंपोनेंट सारे 1 हो जाएंगे। तो a माइनस b विल बी इक्वल टू k2 बाई k1 सी माइनस डी आ जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं वो हमें मिल गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम फर्दर कहीं पर यूज करेंगे। नाउ वी विल चेक द सेकंड वॉल विच इज द x इज इक्वल टू a, तो इस पे psi2 शुड बी इक्वल टू psi3। हमें ये कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, वेव फंक्शंस लेने पड़ेंगे। तो a हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, c एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a विल बी इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a आ जाएगा। इसी तरीके से इनका डेरिवेटिव लेंगे और फिर हम x इज इक्वल टू a पुट करेंगे, तो हमारे पास c एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a माइनस d एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a विल बी इक्वल टू k1 बाई k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a आ जाएगा, क्योंकि जब psi2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आयोटा k2 की टर्म्स आएंगी और psi3 की केस में आयोटा k1 की टर्म्स आएंगी। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और k1 बाई k2 की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल जाएगी। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो d वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2c एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a विल बी इक्वल टू 1 प्लस k1 बाय k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर c विल बी इक्वल टू e बाय 2 1 प्लस k1 बाय k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 माइनस आयोटा k2a की फॉर्म में आएगा। अब हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 2d एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a, और साथ में आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस k1 बाई k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a। फाइनली हम जो 2 है उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है आयोटा k2 वाली, वो दूसरी साइड पर जाके ऐड हो जाएगी। c वाली जो टर्म थी वो माइनस हुई थी, इसमें ऐड हो जाएगी, और फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू e बाई 2 1 माइनस k1 बाई k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 प्लस आयोटा k2a। नाउ पुट द इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। हम a और b में c और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो उसका मतलब है हमें इन्हें ऐड करना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि सारी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 प्लस b बाई a इज इक्वल टू e बाई 2a, दिस फैक्टर प्लस e बाई 2a और दिस फैक्टर आ जाएगा। e बाई 2a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस k1 बाई k2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a, और इसी तरीके से प्लस 1 माइनस k1 बाई k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a आ जाएगा। और इनको फर्दर सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जनाब बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a डिवाइडेड बाय 2, k2 अंदर चला गया, फिर उसके बाद माइनस आयोटा k1 बाय k2, और साथ में आएगा हमारे पास अगेन एक्सपोनेंशियल, हाँ जी, इस माइनस को हमने क्या किया है, हमने इसको आयोटा की फॉर्म में ले लिया है।
और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आयोटा के टू ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के टू ए, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये पॉजिटिव टर्म्स आ गई और ये नेगेटिव आ गई। आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स ये cos के टू ए के बराबर है, और ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के टू ए ओवर टू आयोटा, ये साइन के टू ए के बराबर है। तो हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बन जाती है। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी हम c और d की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में a माइनस बी सी माइनस डी वाली फॉर्म में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हम k2/k1 और इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। c और d की वैल्यू हमने पुट कर दी है, इसको भी सारी साइड पर a से हमने डिवाइड किया है। a से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं तो k2/k1 इंटू ई बाई टू ए हमारे पास कॉमन आ जाता है, और इन साइड आता है हमारे पास सॉरी एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 a भी कॉमन आ जाता है। अब 1 प्लस k1/k2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a, और सिमिलरली माइनस 1 माइनस k1 ओवर k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a की टर्म आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल आयोटा k2a और फिर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2a आ जाता है, और इसको 2 से हम अंदर डिवाइड कर देते हैं, ये वाला 2 अंदर ले जाते हैं हम, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और देन k1/k2 हमें जो रिजल्ट दे रहा है प्लस साइन के साथ, ये क्योंकि प्लस होने वाला है, आयोटा k2a प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा की टू ओवर टू बन जाता है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास साइन की फॉर्म ले लेगा, और ये वाला फैक्टर जो है हमारे पास कॉस की फॉर्म ले लेगा। तो हमारे पास अब रिलेशन बन गया है माइनस आयोटा साइन के टू ए प्लस k1/k2 कॉस के टू ए, और दिस विल टेक द फॉर्म कॉस के टू ए माइनस आयोटा के टू ओवर के वन साइन के टू ए, क्योंकि हम इस के टू ओवर के वन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ जब जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को जब हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट दीज आर द सेम। दिस इज e बाय a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a cos k2a माइनस आयोटा k1 ओवर k2 sin k2a, और इसको जब देखते हैं तो यहाँ पर k2 ओवर k1 की फॉर्म में थोड़ा सा चेंज है रिजल्ट। हम इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं ऐड, इनको ऐड करने के नतीजे में हमें मिल जाता है प्लस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा, और ये वाली टर्म्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, देन ई बाई ए कॉमन, और देन दिस इज 2 cos k2a, देन माइनस आयोटा k1 ओवर k2 sin k2a माइनस आयोटा k2 ओवर k1 sin k2a, ये चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पर ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1a की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व जब हम करते हैं एलसीएम लेके तो इस फॉर्म में आ जाता है, और ये बन जाता है आपके पास 2 cos k2a माइनस आयोटा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 इंटू साइन k2a। इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके कर देते हैं डिवाइड, तो e बाई a हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हमें लेना पड़ता है इसका स्क्वायर, तो हम जनाब लेते हैं स्क्वायर्स ए टू ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये वाली टर्म्स इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये आपके पास हो जाएगा जी, कॉन्जुगेट लेके करना पड़ेगा हमें, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, और जहाँ भी आयोटा है वो प्लस के साथ चला जाएगा, तो ये हमारे पास 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आप देखते हैं तो ये जो है आपके पास ए स्क्वायर बनेगा विच इज़ 4 cos स्क्वायर के टू है, और ये जो है आपके पास बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, और के टू स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर ओवर के वन के टू होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टू आ जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म में से, तो हमारे पास बनेगा जी cos स्क्वायर के टू ए प्लस यहाँ पर बन जाएगा जी के टू स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ओवर के वन के टू, साथ में यहाँ 2 आ जाएगा, तो 4 को हम 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली यानी यहाँ अगर हम
2 भेज देते हैं तो फिर हम इस 4 को कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लिया तो ये 4 से कैंसिल आउट हो गया। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर k2a इज इक्वल टू 1, तो आप cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर देते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1/1 प्लस 1/4 k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 होल स्क्वायर sin स्क्वायर k2a। ये इस सारे का सोल्यूशन होगा। यहाँ पर k1 square minus k2 square over k1 k2 whole square will give us this kind of term। हम k1 और k2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा जी ये v नॉट स्क्वायर ओवर e माइनस v नॉट। हम इन वैल्यूज को जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब इस केस में हम कह रहे हैं कि एनर्जी इज ग्रेटर ग्रेटर देन वी नॉट। जब एनर्जी वी नॉट से बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर इस सारे की जगह सिर्फ ई लिख सकते हैं, इस सारे की जगह भी सिर्फ ई लिख सकते हैं। और ये जो हमें टर्म है वी जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये जो सारी की सारी टर्म है ना ये ज़ीरो हो सकती है। जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो 1/1 आपके पास टोटल एसिम्प्टोटिकली 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगी, अदरवाइज ट्रांसमिशन की ये वैल्यू। अब इसी तरीके से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 9 है। इसमें हम ई की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 10 में। ये वैल्यू जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस सॉर्ट का रिजल्ट बन जाएगा। और यहाँ पर भी अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा cos 2 वाला और साथ में ये, और हम इस 1 को जो है b/a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये वाली टर्म को इस साइड पे जाके माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हम इस टर्म को 2 cos k2a माइनस आयोटा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 और ये वाली टर्म आ जाएगी, देन माइनस दिस टर्म आ जाएगी और फिर ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी आपके पास और जो माइनस आयोटा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर k1 k2 साइन k2a रह जाएगा और यहाँ से प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा k2 ओवर k1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर जब हम करते हैं तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाता है आयोटा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर ओवर k1 k2 साइन k2। ठीक है, अब हम इसका क्योंकि k1 k2 कॉमन ले लेंगे और देन ये एक जो आपके पास यहाँ पर k2 स्क्वायर हो जाएगा और k2 स्क्वायर और k2 स्क्वायर जो है आपके पास 2 में से 1 वाला माइनस होगा तो ये प्लस k2 स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट को लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा जिसमें होता है ओरिजिनल दिस b/a और इसके कॉन्जुगेट को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये काम करेंगे हम तो हमारे पास ये जो माइनस आयोटा था माइनस आयोटा होगा और माइनस की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में चला जाएगा। k2 माइनस k1 स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर ये वाली जो टर्म थी ये भी 4 cos स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और ये जो माइनस आयोटा और पॉजिटिव आयोटा है ये भी मिलके आपको माइनस आयोटा स्क्वायर देगा जो कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर देगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में देखिए कि आपके पास इस तरह का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर ग्रेटर देन वी नॉट होती है ना तो हमारे पास जो k2 है वो नियरली इक्वली हो जाता है k1 के, यानी आपके पास when energy of the particle is greater than v नॉट यानी बहुत ज़्यादा है तो k2 जो है it will be equal to k1। जब ये k1 के बराबर हो जाएगा तो आप ये देखें ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी फिर ना, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो आपके पास रिफ्लेक्शन जो है एसिम्प्टोटिकली 0 हो जाएगी। क्लासिकली हम देख रहे थे कि जब पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है तो इट हैव एनफ एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर और कोई पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा।
सब पार्टिकल्स जो हैं वो इमर्ज हो जाएँगे राइट साइड पर और टोटल ट्रांसमिशन होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। लेकिन अभी हमने देखा है कि अगर एनर्जी पार्टिकल की बहुत ज़्यादा होगी तो फिर जो ट्रांसमिशन कोएफ़िशिएंट है ना, वो एसिम्प्टोटिकली 1 हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको इधर बताया था। हमने ये कहा था कि ये ट्रांसमिशन कोएफ़िशिएंट जनाब 1 के बराबर कब होता है, जब ये सूरत-ए-हाल होती है कि ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। तो वी नॉट बहुत छोटा है, तो ये फैक्टर कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास 1/1 का आंसर 1 आ जाएगा। तो टोटल ट्रांसमिशन होगी और उस केस में देखें आपके पास रिफ्लेक्शन 0 होगी। लेकिन ये सिर्फ़ उस वक़्त हो रहा है जब एनर्जी पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है। तो फिर जो पार्टिकल है ना, अगर वो बहुत हाई एनर्जी का पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है किसी बैरियर में से, तो वो फिर बहुत वीक सा इफेक्ट पोटेंशियल बैरियर का जो है वो महसूस करेगा और वहाँ पे टोटल ट्रांसमिशन होगी। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है वी नॉट से, स्लाइटली ग्रेटर है, तो वो फिर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों ही इफेक्ट्स को जो है वो महसूस करेगा। तो बाकी एनर्जी अगर लेस है पोटेंशियल बैरियर से, तो क्या सूरत हाल होगी, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।